अब एक एक डिसीज़ के बारे में समझते हैं जो हम कॉमनली ओपीडी प्रैक्टिसेस में देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं मीजल्स के बारे में। अब मीजल्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। 99% वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। अगर वैक्सीन मिला हुआ है तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है और मोस्टली आता नहीं है। फिर भी अगर बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है या फिर वैक्सीन जो हम 9 महीने में देते हैं उसके पहले ही बच्चे को अगर वायरस का एक्सपोजर हो गया और मदर के थ्रू उसको अगर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ नहीं मिले हैं तो बच्चे को मीजल्स मिल सकता है। यूजुअली 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों में हमको मीजल्स दिखता है। मीजल्स में पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है जो पिन पॉइंट करती है डायग्नोसिस की तरफ। पहली बात, वहाँ पे कोराइजा रहेगा, फीवर रहेगा, कोराइजा रहेगा, नाक बहेगी, हल्की खांसी रहेगी। अगर सर्दी खांसी नहीं है तो वो मीजल्स नहीं है। ठीक है, ये डिक्टम है। अगर मीजल्स आप सस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन पेशेंट को सर्दी खांसी नहीं है तो फिर वो मीजल्स नहीं है, कुछ और आप डायग्नोस कीजिए। या फिर बहुत बार बच्चा जब वैक्सीनेटेड रहता है, एक ही वैक्सीन मिला है और उसके बाद में अगर मीजल्स आता है तो वो उस तरीके से फुल ब्लोन फॉर्म में नहीं आता और माइल्ड वेराइटी के फॉर्म में आता है, लेकिन वो फिर तकलीफ भी नहीं देता। तो फीवर, कफ, कोल्ड रहेगा। यूजुअली 3 दिन के बाद पेशेंट को रैश आना शुरू हो जाती है। तो आप पूछोगे कि वो पर्टिकुलरली हिस्ट्री देगा कि साहब तीसरे दिन के बाद में बच्चे को दाने आने शुरू हुए। शुरुआत कहाँ से हुई? तो यूजुअली बिहाइंड द ईयर बोला गया है, जो कोई नोट नहीं करता। तो वो बोलेंगे कि साहब पहले चेहरे पे दिखा और ये धीरे धीरे पूरे शरीर पे प्रोग्रेस हो गया। रैश कौन सी रहेगी? रैश रहेगी मैक्युलोपैपुलर रैश, मतलब हल्के हल्के दाने और उभरी हुई घमोड़ियों जैसे लीजन। ये पूरे शरीर पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। बहुत बार आप देखोगे तो बच्चे की आंखें हल्की सी लाल दिखेगी और बच्चा थोड़ा सा सिक दिखेगा। अब मीजल्स की रैश आने के पहले कभी कभी 1 या 2 दिन पहले ही ओरल म्यूकोजा में हमें कॉप्लिक स्पॉट्स दिखते हैं जो कि मीजल्स के डायग्नोस्टिक है, वो भी हमें क्लू दे सकते हैं। अब मीजल्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए कोई हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं, इसको सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है। और मीजल्स से लोग डरते क्यों है इतना? क्योंकि ये बहुत बार बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस की ओर धकेल देता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है निमोनिया, डायरिया या फिर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मतलब कान के अंदर में इन्फेक्शन हो सकता है। अब एक और चीज़ जो मीजल्स के साथ एसोसिएटेड है कि ये बच्चे को माल न्यूट्रिशन की तरफ धकेल देता है। और बहुत से हमने देखा है कि बच्चे को मीजल्स हो जाता है, उसके बाद में बच्चा माल नरिश हो जाता है। और उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इसलिए आपने देखा होगा कि मीजल्स का जो भी बच्चा रहता है उसको आप विटामिन ए के सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। अब ये जो मीजल्स के बच्चे रहते हैं इसमें बहुत बार इनको ट्रीटमेंट आप घर में ही दे सकते हैं। मोस्टली ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक रहता है। पैरासीटामोल दो, अच्छा खाना दो और आराम करने के लिए दो। मीजल्स एक बच्चे से दूसरे की तरफ फैल सकता है। अगर समझो कोई बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है और उसका एक्सपोजर समझो मीजल्स के बच्चे के साथ में हो गया है और आपने अगर उसको तुरंत वैक्सीन दे दिया तो भी वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि मीजल्स के एक्सपोज होने के 2 दिन के अंदर अगर आप उसको वैक्सीन दे देते हैं और बच्चे को अभी सिम्टम्स नहीं आए हैं तो भी वो उसको प्रोटेक्शन मिल सकेगा, क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है मीजल्स का उससे जल्दी वैक्सीन काम कर लेता है। और वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और हर गवर्नमेंट सेटअप में, प्राइवेट सेटअप में अवेलेबल रहता है। इसको आपने देना चाहिए। ये मीजल्स के फॉर्म में या फिर मीजल्स, मम्स एंड रूबेला के वैक्सीन के फॉर्म में अवेलेबल है। यदि किसी बच्चे को मीजल्स हुआ है तो उसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए और उसको थोरोली देखते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है। यूजुअली इसमें कोई लेबोरेटरी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्लिनिकली डायग्नोसिस एकदम परफेक्ट होता है। मीजल्स रिपोर्टेबल डिसीज़ है। अगर ये होता है तो आपके जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इसका इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि हाँ हमने ऐसा ऐसा देखा है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा मीजल्स के केसेस दिखते हैं तो फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले लोग वहाँ पे जाके उसका स्टेटस देखते हैं कि कितने इसमें लोगों को वैक्सीनेशन मिला है और उस हिसाब से फिर वो कभी कभी एक एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन का शेड्यूल लेके आते हैं। या फिर स्कूल के बच्चों में जैसे हमने देखा था कि बीच में उन्होंने MR वैक्सीन सब बच्चों के, स्कूल के बच्चों को एक्स्ट्रा डोज देने के लिए बोला था। तो इस तरह के कैंपेन वो कर सकते हैं। अगर 80% लोग वैक्सीनेटेड है मीजल्स से किसी कम्युनिटी में तो यूजुअली उसको हर्ड इम्यूनिटी मिल जाती है, मतलब क्योंकि सब लोग वैक्सीनेटेड है तो वो फैलता नहीं है। तो वो भी एक हर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हम मीजल्स में देखते हैं। इन्फेक्शन है चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी भी लोग मीजल्स और चिकन पॉक्स में कंफ्यूज होते हैं। मीजल्स को गोर भी कहा जाता है, चिकन पॉक्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई उसको माता कहते हैं, मराठी में उसको कांजन्या कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स दिखते हैं।
अब ये जो चिकन पॉक्स का प्रेजेंटेशन है, जो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स है, वो पहले कंफ्यूज होता था स्मॉल पॉक्स में। जब स्मॉल पॉक्स हुआ करता था तो स्मॉल पॉक्स में भी वेसिकल्स आते थे, लेकिन स्मॉल पॉक्स पेरीफेरी में आते थे, और जो चिकन पॉक्स है वो मोस्टली एब्डोमेन और ट्रंक के ऊपर ज़्यादा आते थे, और बाकी जगह पे वो छोटे छोटे लीजन्स दिखते हैं। अब ये जो चिकन पॉक्स है वो स्टार्टिंग में इसका फीवर रहता है हाई ग्रेड, इसमें सर्दी खांसी रह सकती है, पेन रहता है, बैक एक रहता है, और उसके बाद में 2 दिन के बाद में आप देखोगे कि उसमें फिर पानी भरे हुए लीजन्स दिखना शुरू हो जाते हैं। लीजन्स मोस्टली ट्रंक के ऊपर रहते हैं, कभी कभी म्यूकोजा इन्वॉल्व हो सकता है, कभी कभी आँखों में भी आता है, स्काल्प के ऊपर 1-2 दिख जाते हैं, रिलेटिव बताते हैं कि सर यहाँ पे भी है, दिखिए करके। तीसरा, ये लिम्स के ऊपर कम दिखेंगे, पेट के ऊपर ज़्यादा दिखते हैं। इसके ऊपर आप देखोगे, इसको बोलते हैं कि प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक मतलब कोई फ्लूइड भरा हुआ दिखेगा, कोई क्रस्टिंग शुरू हो गया रहेगा किसी का। इसका लीजन बहुत टिपिकल होता है, इसका इरिथमेटस बेस होता है और उसके ऊपर वो वेसिकल फ्लूइड फील्ड दिखता है। अब इसको अंग्रेजी में उन्होंने, कोई कवि होगा पीडियाट्रिशियन, उसने कहा है कि ड्यू ड्रॉप्स ऑन रोज पेटल काइंड ऑफ रैश, मतलब गुलाब की पंखुड़ियों पे ओस के जैसा इसका रैश दिखता है। तो ये याद रखने के लिए भी अच्छा है। आपको इरिथमेटस बेस दिखेगा, उसके ऊपर एक ड्यू ड्रॉप के जैसा वेसिकल्स दिखेंगे, इसको हम बोलेंगे चिकन पॉक्स का रैश रहेगा। अब चिकन पॉक्स का क्या पिकुलरिटी है कि ये स्टार्टिंग के एज में इतना सीवियर नहीं रहता, यूजुअली 10 साल के नीचे रहता है। समझो 3 साल 2 साल में अगर ये रैश आता है तो यूजुअली कॉम्प्लिकेट नहीं होता, और बच्चे बहुत मतलब थोड़ा सा फीवर रहेगा, 3-4 दिन 5 दिन रहेगा, और उसके बाद में वो ठीक हो जाएंगे। इस टाइम में इनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते और आराम से निकल जाता है, मोस्टली पैरासीटामोल लगता है। लेकिन जब बड़ों में ये चीज़ होती है, जब बड़ों में, अडल्ट में 14 साल 15 साल या फिर बोलो 22-23 साल में ये रैश होती है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत ज़्यादा फीवर रहता है, और काफ़ी मुश्किल जाता है, ये तकलीफ़ देता है। तो ऐसे इसमें बहुत बार जब रैशेस आते हैं तो बहुत से जो अडल्ट फिजिशियन है वो असाइक्लोविर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि ताकि इसका कोर्स थोड़ा सा कम हो जाए और वो उसको रोक सके। इसलिए जब फॉरेन में कभी किसी को अगर चिकन पॉक्स बचपन में निकलता है तो चिकन पॉक्स पार्टी का कंसेप्ट था कि जो बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया उसके साथ में आप बच्चे को भेजने दे दो, तो बच्चों को कम एज में ही चिकन पॉक्स हो जाएगा, बाद में उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में आके जाके तकलीफ नहीं होगी। तो इसके कारण से क्या हुआ कि उस टाइम पे ऐसा चिकन पॉक्स पार्टी का कंसेप्ट था। अभी तो वैक्सीनेशन आ गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन से क्या हुआ है कि जो एज है वो शिफ्ट हो रहा है आगे आगे की ओर। तो जो छोटे बच्चे हैं जो वैक्सीनेटेड है उसके कारण से बाकी लोगों को हर्ड इम्यूनिटी के कारण नहीं होता, लेकिन बाद में कभी तो अडल्ट में जाके उनको एक्सपोजर हो जाता और चिकन पॉक्स हो जाता। तो सब्सिक्वेंटली एज शिफ्ट हो रहा है हायर साइड में, इसलिए भी वैक्सीनेशन करना अब ज़रूरी है। तो अगर चिकन पॉक्स का वैक्सीन आप अफोर्ड कर सकते हो तो चिकन का पॉक्स का वैक्सीन दे देना चाहिए। यही वायरस कभी कभी बॉडी में डॉर्मेंट रहता है और बाद में वायरिसेला जोस्टर के रूप में बाहर आता है। अब वायरिसेला जोस्टर का आप अगर देखोगे तो पर्टिकुलरली वो एक आधे डर्माटोन में दिखेगा, जैसे एक जो मिडलाइन है उसके एक ही साइड में दिखेगा, दूसरे साइड में आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो जो नर्व है उसके रूट में जाके डॉर्मेंट हो जाता है। और जैसा हमने समझा था कि नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिलैटरल ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से आपको रैशेस दिखेंगे। आप देखोगे कि ये पूरा ऐसा मिडलाइन का ये साइड में रैश नहीं, ये साइड में रैश है, ऐसा कहीं पे भी बॉडी में आ सकता है। मोस्टली ट्रंक के ऊपर आता है, नेक के ऊपर आता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में आप फेस के ऊपर इन्वॉल्व हो सकता है। वायरिसेला जोस्टर का एक पर्टिकुलर पॉइंट कभी मिस नहीं करना चाहिए कि अगर नोज टिप इन्वॉल्व है तो वो नेजोसिलियरी नर्व को इन्वॉल्व कर सकता है और कॉर्निया में जा सकता है, जिसके कारण से परमानेंट कॉर्नियल ओपेसिटी आके ब्लाइंडनेस आ सकता है। इसलिए अगर ये एरिया इन्वॉल्व है फेस का, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये टिप तक के जा रहा है, तो तुरंत उसको रेफ़र करना है, उसको असाइक्लोविर भी देना पड़ेगा, आपको उसमें कुछ और चीज़ें देनी पड़ती है जिसके कारण से कॉर्निया इन्वॉल्व ना हो, उसको बार बार इवैल्यूएशन लगेगा। तो ये वायरिसेला जोस्टर याद रखना ज़रूरी है। दूसरी ये चीज़ और याद रखना है कि वायरिसेला अगर प्रेग्नेंट वुमन में हो जाता है तो वो होने वाले बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके कि कोई चिकन पॉक्स का अगर बच्चा फैमिली में है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उनको उससे सेपरेट करके रखना है। अगर पहले 20 हफ्ते में ये चिकन पॉक्स मदर को होता है तो होने वाला बच्चा जिसके हाथ पैर अवयव बन रहे हैं वो अफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके कारण से लिम्ब हाइपोप्लेजिया और बाकी सारे बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बच्चे के बनावट में ही प्रॉब्लम आ सकते हैं। दूसरा,
जब डिलीवरी हो रही है उसके 5 दिन पहले अगर मदर को हुआ या फिर डिलीवरी होने के 2 दिन के बाद अगर मदर को रैश आई है चिकन पॉक्स की, तो भी बच्चा बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट होता है। इसको कंजेनाइटल वारिसेला सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें बच्चा काफ़ी सीरियस होता है और जान का धोखा भी होता है। इसलिए ऐसे बच्चे को अगर मदर को वारिसेला या चिकन पॉक्स की हिस्ट्री है 5 दिन डिलीवरी के पहले या डिलीवरी के तुरंत बाद, तो बच्चे को तुरंत इसके इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपको देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये बहुत रैपिडली प्रोग्रेस होकर बच्चा कॉम्प्लिकेट होता है और बहुत बार इसमें बच्चे की जान जाने के चांसेस भी रहते हैं। ऐसे केसेस को बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। अगर आपके सेंटर पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो तुरंत उसको रेफ़र कर देना है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। चिकन पॉक्स जैसा मैंने बताया कि मोस्टली इसका ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। बहुत बार उसमें ईचिंग रहती है, तो उसको लगाने के लिए आपको कुछ रैश क्रीम या कैलामिन लोशंस दे सकते हैं, सिट्राजिन दे सकते हैं, पैरासीटामॉल दे सकते हैं। बड़ों में असाइक्लोवीर देते हैं, छोटों में असाइक्लोवीर का कोई रोल नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें भी कभी कभी निमोनिया होता है, कभी कभी ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें देखी है। सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट रेयर केसेस में हमने देखी है। निमोनिया के साथ साथ कभी कभी मायोकार्डाइटिस हो जाता है, किताबों में दिया है मायोकार्डाइटिस होता है करके। तो चिकन पॉक्स ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं है। फॉलोअप रखिए, ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी सिम्टम्स होता है तो रिव्यू करने के लिए बोलिए। और एक जो चीज़ है जो बहुत से लोग बोलते हैं कि इसके दाग पड़ गए, तो उसको फोड़ना नहीं है। अगर चेहरे पे चिकन पॉक्स का लीजन है और आपने फोड़ दिया तो उसका दाग पड़ जाएगा। अगर आपने नहीं फोड़ा, उसको जस्ट कैलामिन लोशन लगाया तो धीरे धीरे दब जाएगा और हो सकता है उसका जो दाग है वो ना पड़े। तो ये सारे चीज़ों का ध्यान हमको चिकन पॉक्स में रखना है।